यस फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम शुरू करते हैं। अभी मैं जो लेके आई हूँ वो मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एसएससी के जो मैथ्स का क्वेश्चन है आज क्लर्क का 12 दिसंबर को जो हुआ है उसमें अब मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा मैथ्स के क्वेश्चंस पर चलते हैं। बट फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि इस पे समझ नहीं आ रहा है तो वाइट बोर्ड हम कल यूज़ करेंगे और वाइट बोर्ड पे मैं आपको इसको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है। तो अभी एक बार इस शॉर्टेज की वजह से हम यहीं पे ही अपना काम चलाते हैं। तो शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन से। देखो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने % बढ़ाया जाना चाहिए कि 10% कमीशन देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि मैं कमीशन भी देना चाह रही हूँ और 20% का प्रॉफिट भी चाह रही हूँ, है ना। तो दोनों चीज़ें चाह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, 100 माइनस जो होता है कमीशन होता है वो इसमें आ जाता है, 100 माइनस छूट इसमें आ जाती है। तो ये 90 क्या है, ये सीपी आ जाएगा। ठीक है। और 100 प्लस में प्रॉफिट जो है वो हम मार्केट प्राइस लेके चलते हैं, यानी कि 120 क्या है, मार्केट प्राइस आ जाएगा। मैं अब चाहती क्या हूँ, मैं चाहती हूँ 90 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेचना चाह रही हूँ। यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 90 रुपये की 120 में बेचूंगी तो मुझे 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा यहाँ पे 90, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो मुझे कितना प्रॉफिट हो चुका है, मुझे प्रॉफिट हो चुका है 33/1/3%। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा हमारे पास। ए है। तो 33/1/3%, दिस इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पे ही साथ में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं ना ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि उनकी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। जब दो संख्याओं का योग जब प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुना किया जाता है। अब देखो फर्स्ट लाइन को ही पहले हम समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि दो संख्याओं का योग, यानी कि हम दो को जब जोड़ रहे हैं, दो संख्याओं को, तो वो कह क्या रहा है, प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुना किया जाता है। यानी कि पहले तो दो संख्याओं का योग मान लो मेरे पास x प्लस वाई है, मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, उनका योग हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुना किया जाता है। यानी कि इसको पहले तो x से गुना किया जाता है, फिर इसी संख्या को किससे गुना किया जाता है, यानी कि इन दोनों के योग को y से भी गुना किया जाता है। किससे गुना किया जाता है, y से भी गुना किया जाता है। तो वो कहता क्या है कि दोनों का परिणाम यानी कि इससे गुना करने पर तो आ रहा है 2418, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे गुना करने पर आ रहा है 3666। ठीक है। तो ये देखो अगर मैं इन दोनों को मतलब रेशो में कर दूँ, रेशो के मतलब कि इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, देखो ये डिवाइड यानी कि रेशो मैंने बीच में डाल दिया, ऐसे करके इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई से कट जाएगा, यानी कि x बाई वाई। तो यानी कि अगर मैं इसको रेशो में करूँ तो या एक बार मैं रेशो में करके दिखा देती हूँ, यानी कि x यहाँ पे अगर हम करते हैं x प्लस वाई रेशो वाई। ठीक है। तो ये तो था मेरे पास 2418 और ये मेरे पास है 3666। तो ये x प्लस वाई से कट गया, यानी कि ये जो है इन दोनों का रेशो आ जाएगा। अगर इन दोनों को कट कर दूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू यानी मेरे पास एक संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो क्यों ना हम इसको काट दें। तो हम इसको काट देते हैं। देखो 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 छिक 36, 6 कम 6, 6 कम 6। अब देखो फिर दोबारा भी कट रहा है। ये किस पे कट जाएगा, 13 पे कट रहा है। ठीक है। 13 तिया 39, 13 कम 13, यहाँ पे आ जाएगा 13 चौका 52 और 13 7 91। यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, मेरे पास वैल्यू आ गई है x, यानी कि पहली संख्या तो आ गई है मेरे पास 31 और दूसरी संख्या मेरे पास जो आ गई है वो 47। अब वो क्या रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो बीच का अंतर इसको माइनस कर देते हैं, 47 माइनस में 31 कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको दोनों समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से देख लो कि दो संख्याओं का योग कर रहा है। तो जब प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुना किया जाता है, यानी कि उनके योग को ही पहले x पहली संख्या से गुना कर दिया जाता है, फिर उनको y से गुना कर दिया जाता है। तो हमने क्या निकाल लिया, उसका रेशो निकाल लिया था।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड। देखो सभी प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पर जब उसको शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है, जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, तो वो क्या नंबर बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो वो क्या संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, यस यस, मेरे ख्याल से ये ऊपर ऊपर जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा सा पीडीएफ जो है ना उल्टी आई है, तो इसकी तरफ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये 89 क्वेश्चन आ रहा है, 89 क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे केवल दो तरीके हैं जिनमें 5 को अलग अलग धनात्मक, देखो नॉन ज़ीरो है ना, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स यानी कि माइनस वाले भी आ जाते हैं बीच में, के योग से के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और 5, जैसे अब देखो 5 को इसने क्या किया, 4+1 3+2। अब देखो 4+1 3+2, ये इसका मतलब क्या है, 4+1 3+2, अगर अगला लिखेगा 5 को 2+3 लिखेगा तो ये उल्टा ही हो गया ना, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये दो ही तरीके हैं 5 को राइट करने के। तो उसी तरह से कहता है कि 9 को बताओ कि कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। अब देखो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8+1, ठीक है, 7+2, 6+3, 5+4। अब देखो 4+5 तो उल्टा ही हो जाएगा, तो यानी 1 2 3 4, तो कितने तरीक़ों से, 4 तरीक़ों से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट सिर्फ रीड करने की ज़रूरत थी कि हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं। तो जितना रीड अच्छे से करेंगे उतना हमारे पास जल्दी आ जाएगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ गया है 43 क्वेश्चन क्या कहता है, पी एंड क्यू दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार के हैं, पी क्यू यानी कि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है, 64 बन रहा है। P प्लस क्यू का मान क्या नहीं हो सकता, अब देखो 64, यानी कि हमने इसको दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करें तो वो 64 आए। अब देखो किस किस में गुना करें तो वो 64 बनता है, मान लो 16 गुना में 4 कर रहे हैं तो वो 64 बनता है। तो 16 और 4 अगर प्लस करें तो 20 बनता है, तो 20 तो नहीं हो सकता इसका आंसर। अब देखो और क्या हो सकते हैं, 16 के अगर हम कहें कि देखो हमने कर लिया 64 को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हमें ये नहीं समझ आ रही तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 चौके 8 2 दूनी 4। ठीक है, हम ये भी बना सकते हैं, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ 8 और 8 16 होता है ना, 8 और 8 16, तो 8 और 64 भी हो सकता है। ठीक है, 8 और 8 16 16 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो 64 गुना में एक भी 64 होता है, 64 और एक 65, अगर प्लस करें तो उसको 65 भी हो सकता है, यानी कि ये तीनों तो हो सकते हैं। इसका मतलब सी जो है 35 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, 35 नहीं हो सकता। दोबारा देख लो, 16 और 4 बन रहा है तो वो 20 भी बन रहा है, 8 और 8 16 बनता है, तो 8 और 64 प्लस भी हो रहा है, तो 64 और एक 64 एकम 64 होता है, यानी कि 64 और एक 65 भी हो सकता है, पर 35 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका P प्लस क्यू का मान क्या नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यस, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आया हुआ है। 4x की वैल्यू √5+2 है। ये मेरे ख्याल से ये हम ना उस पर करेंगे ना ब्लैक बोर्ड पे तो अच्छे से समझ आएगा, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि ताकि ये पता चल जाए कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो ये देखिए 4x की वैल्यू दे रखी है हमें √5+2। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, x की वैल्यू √5+2 बाय में 4। ठीक है, √5 प्लस में 2 बाय में 4, ये हो गई। तो हमें चाहिए 1/16x, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1/16x। तो पहले हम कर लेते हैं 1/x की वैल्यू, उल्टा कर देते हैं ना 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, √5+2 बाय में 4, तो यहाँ पे हम कर देंगे उल्टा। ठीक है, 4/5 प्लस में 2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। बट हमें पता है कोई भी चीज अंडर रूट जो है नीचे आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रैशनलाइजेशन हो जाता है। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसका 5 - 2 कर देंगे ऊपर भी,
और उसी से ही नीचे भी गुना कर देंगे √5 - 2। अब देखो ऊपर वाले से गुना करेंगे तो हमारे पास ऊपर तो वही रह जाएगा 4 √5 माइनस में 2 बाय में देखो नीचे जो वैल्यू बन रही है a बन रही है, तो a+b का a² करेंगे तो 5 माइनस में 2 2 ज़ा 4, तो 5 - 4 यानी कि 1। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई 4 √5 - 2। तो अभी इसको ध्यान रखना है, हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है 4 बाय में √5 माइनस में 2। अब इसको मैं इसमें x वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है। इसमें हम जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इसका मान बताना है। तो अब देखो x का मान क्या है, x -1/6, x -1/16 है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास √5 प्लस में 2 बाय में 4 थी, यही थी ना, माइनस में अब 1/16 1/x की वैल्यू क्या आ गई थी अभी हमारे पास, वैल्यू आ गई थी √5 बाय -2, यहाँ पे 4 यही था ना, ठीक है, बाय में 1 ये था। तो अब 4 को 4 से हमने काट कर दिया, 4 4 जा, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 4 4 सेम आ गया, √5 + 2 ये माइनस हो गया। अब इसको वैल्यू को देखो 4 सेम है नीचे, तो मैं क्या कर दूँगी √5 प्लस में 2 माइनस में √5, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, बाय में 4 आ रहा है, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया, 2 और 2 क्या हो गया 4, और बाय में भी क्या था 4 ही था हमारे पास, इसको सोल्व किया तो 4 आ गया, नीचे भी हमारे पास 4 था, तो 4/4 क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार मैं फिर से इसके एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए, मैथ्स का क्वेश्चन। तो मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन गायब हो गए क्या, मैथ्स के क्वेश्चन हो गए क्या, सारे सॉल्यूशन हो गया क्या हमारे पास, नहीं ये रह गया। देखो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, बात अभी की नहीं हो रही, कब हो रही है 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए और बी की रेशो जो थी, ए की 11 थी तो बी की कितनी है 14। अब कहता है कि अब क्या हुआ 4 वर्ष के बाद, देखो पहले क्या थी 4 वर्ष के पहले क्या थी, ये 11 था और ये 14 था। अब 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, ये 13 हो गई इसकी रेशो और इसकी वैल्यू, और इसकी हो गई 16, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है इन क्वेश्चन में, तो वैसे तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बट यहाँ देखो सबसे पहले जब इस तरह से क्वेश्चन करते हैं 11 से 13, 14 से 16, कितने साल का डिफरेंस हुआ, दोनों ही सेम है, तो पहले तो सबसे पहले सेम ही करते हैं। तो ये तो धरती यहाँ पे भी 2 का ही फर्क है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो दोनों ये तो दोनों बराबर ही हैं। तो यानी कि मैं तो कह रही हूँ कि 2 साल बढ़े हैं मेरे हिसाब से, तो 14 से 16 हो गया, 11 से 13 हो गया, 2 ही साल बढ़ गए, 2 यूनिट बढ़े हैं। तो वो कहता है कि नहीं 2 यूनिट में कितना फ़र्क हो गया, 4 और 4 8 साल का फ़र्क हो गया, क्योंकि ये 4 साल पहले की बात है, ये वर्तमान से 4 साल बाद की बात है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये वर्तमान से 4 साल पहले की बात है, ये वर्तमान से 4 साल बाद की बात है। तो मेरे 2 यूनिट में 8 साल का फ़र्क है, एक में कितना हो गया 4 का फ़र्क है। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो 11 चौक 44, तो ये कब की बात है, ये वर्तमान से 4 साल पहले की बात है। तो ये उसने ए की वैल्यू पूछी है ना, तो ये कहता है कि ये 44 साल का था, बट 4 साल पहले, वर्तमान से 4 साल पहले, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा ये 48 साल का, कितना हो जाएगा 48 साल का। और अगर ऐसे ही नीचे चले जाएं 13 चौका 52 कर दें, तो ये 4 साल के बाद की वैल्यू है, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, 11:14 है तो 13:16 है, तो 2 मेरे लिए 2 का फ़र्क है, उसके लिए 8 का फ़र्क है, क्योंकि वो 4 साल पहले और 4 साल बाद की बात कर रहा है। एक में 4 का फ़र्क है, तो ये 44, तो 44 प्लस में 4 करेंगे तो 48, या 13 चौका 52, यहाँ -4 करेंगे तो 48, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 48, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस। देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, एक नाव की बात हो रही है, यानी कि नाव की जो चाल है वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह धारा के साथ उतनी ही दूरी कितने में तय करेगी, उससे 3 गुना अधिक समय धारा के विरुद्ध जाने में लेती है, तो धारा की गति बताइए। अब देखना यहाँ क्या है, अगर ये देखो, अगर मैंने मान लिया नाव की चाल 6 है, तो धारा के साथ जब चलेंगे तो धारा के साथ मान लिया इसको कि बोट ये जो है धारा की बी मान ली मैंने कि 6 प्लस बी की तरफ चल रही है ये। ठीक है, 6 प्लस बी यानी कि धारा के साथ जब चलेगी, और 6 - बी यानी कि धारा के विपरीत जब चलेगी। बट यहाँ बात आती है कि उसने दूरी तय करनी है, तो अधिक समय अधिक लेता है। तो अब देखो स्पीड तो है हमारे पास पर समय नहीं है, तो समय कैसे निकालते हैं, समय डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो स्पीड कितनी है, अगर वो धारा के साथ जाएगी तो स्पीड उसकी मान ली 6 + d, और धारा के बी लिया था ना यहाँ पे मैंने। ठीक है, और धारा के विपरीत जाएगा तो 6 - b। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब विपरीत जाती है तो वो उससे 3 गुना अधिक समय लेती है। जब 3 गुना अधिक समय लेते हैं, यहाँ पे ये देखो 6 - b, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 गुना अधिक समय लेता है, तो अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 3 गुना कर देते हैं, तो देखो d से d कट जाएगा, तो 3/6 + b = 1/6 - b। तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेना, 6 × 18 - 3b, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 18 - 3b बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 + b था, तो ये b इधर चला जाएगा यानी कि 4b बराबर में ये 6 इधर चला जाएगा तो 12, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 3 = 12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो b की वैल्यू यानी कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है ये 79 क्वेश्चन है जो, और वो एक पहले एक्स वाला आया था, वो दोबारा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट एक बार आप ये समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दोबारा से बता दूंगी अगर अभी समझ ना आया हो तो। ठीक है, वैसे उम्मीद कर रही हूँ कि भाई अच्छे से समझ आ रहा होगा। यस, इसके बाद कोई क्वेश्चन रह गया क्या, इसके बाद मुझे लग रहा है हो चुके हैं। हाँ देखो, संख्या पाई है, तो पाई क्या होती है, तो ध्यान रखना है पाई क्या होता है भाई, पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन आया हुआ था। एक स्थलाकृतिक मानचित्र 1:50,000 पैमाने के साथ 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक के संकेत देते हैं। तो मीटर तक के संकेत देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर से में 100 होते हैं, तो 100 कट जाएगा यानी कि 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 61 देखिए, ए बी से 20% कम कार्य करता है। मान लो एक व्यक्ति है, बी से 20% कम काम करता है, 20% कम काम करता है, ये 100 काम करता है, तो ये 80 काम करता है। ठीक है, तो ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है। अगर ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है, यानी कि ए की जो कैपेसिटी है, ए कितने टाइम में काम पूरा कर रहा है, 7.5 घंटे में, यानी कि 15/2 घंटे में। ठीक है, तो 15/2 घंटे में, तो वो कहता है कि बी कितने समय में पूरा कर देगा। अब देखो बी यानी कि 100 कितने घंटे में उसको पूरा कर देगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 दूनी 4, तो कितने घंटे में, 6 घंटे में। देखो इसको मैं दोबारा भी एक बार फिर से भी बता देती हूँ कि हम दोबारा से इसको, ये देखो ए और बी अगर दूसरे तरीके से करें तो ये 80 है और ये 100 है, यानी कि 80 को मैं 4 लिख सकती हूँ, बी को मैं 5 लिख सकती हूँ। ये तो था इनका कैपेसिटी। अगर हम टाइम की बात देखें, देखो ध्यान से देखना, टाइम की बात करें तो ये 4 यूनिट वाले को 5 यूनिट का टाइम लगेगा, ये 5 जो है कार्य क्षमता वाले को 4 यूनिट का टाइम लगेगा। अब वो कहता है कि बी
ए किसी काम को 7.5 घंटे में, मैं तो कह रही हूँ 5 यूनिट में, ए किसी काम को कितने यूनिट में पूरा कर रहा है, 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15/2 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय, यानी कि 1/5, इस 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो यहाँ से वही वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वही वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 6R। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 6R। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज बताइए। देखो, क्रय मूल्य पर, अगर क्रय मूल्य देखो मान लो 100 है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर लाभ हुआ है 120 का, सॉरी सीपी पर लाभ हुआ है जो 20 रुपये का। तो मैं 20 रुपये का जो लाभ, वो कहता है कि विक्रय मूल्य पर हो, तो ये सीपी है, ये एसपी है, विक्रय मूल्य। तो एसपी पर लाभ निकाल दो, तो 120 नीचे ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 50/3। तो 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2/3। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट, बस ये हो चुके हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुके हैं। देख लेते हैं एक बार, फिर भी कोई रह तो नहीं गया है हमारी तरफ से। यस, हमारी तरफ से ये जो हैं, तो बट मैंने कोशिश करी है यहाँ पे ही आपको समझाने की, फिर भी कुछ ऐसा रह गया हो कि जो हमें सही से समझ ना आया हो, होप सो समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन, वो पूरे अच्छे से बोर्ड पे करवाने वाले हैं क्वेश्चंस। तो कोशिश करूँगी कि मैं कल बोर्ड पे भी आपको एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। यस, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।